और देखिए हम बात करेंगे फोटोन की। फोटोन क्या चीज है, जस्ट मैंने आपको बताया पैकेट्स की फॉर्म में होता है, तो एनर्जी किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। तो कोई पार्टिकल जो कैरी कर रहा होता है क्या, एनर्जी, किस फॉर्म में एनर्जी कैरी करता है, पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी कैरी करता है, जो कि अमिट की जाती है किसके द्वारा, सोर्स ऑफ रेडिएशन के द्वारा। उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको। फॉर एग्जाम्पल सन की एग्जाम्पल लेंगे हम वापिस से। सन से क्या होता है, जैसे सन से क्या निकल रही है आपकी रेडिएशन निकल रही है। ये जो रेडिएशन निकल रही है इनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या होती है इनके पास, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होगी ना, ये किस फॉर्म में होगी, पैकेट की फॉर्म में होगी। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये क्या है, कोई भी पार्टिकल, मैंने बोला ना, ये जो पैकेट्स है ना, जो पैकेट्स निकले इनको हम क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल। ए पार्टिकल विच कैरी एनर्जी, कोई भी पार्टिकल है जो एनर्जी कैरी कर रहा होगा, कोई भी पार्टिकल है जो एनर्जी कैरी कर रहा होगा, किस फॉर्म में एनर्जी कैरी करेगा, पैकेट की फॉर्म में एनर्जी कैरी करेगा। ये किसके द्वारा एमिट किए जाएंगे, सोर्स ऑफ द रेडिएशन। ये जो रेडिएशन निकल रही है, सन क्या है, इनका सोर्स है। तो a particle which carry energy in the form of packet emitted from the source of radiation is known as photon। उसे हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। मीन्स ये जो पैकेट होते हैं ना, जो एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में, और इन्हीं पैकेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, फोटॉन बोल रहे हैं। सिंपल सी बात। अब देखो ये जो फोटॉन होता है ये कैसे चलता है, जैसे रेडिएशन आपने जनरली देखा होगा कैसे एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है। सिमिलरली एक्चुअली ये फोटॉन ही मूव कर रहा होता है, कैसे मूव कर रहा होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा होता है। तो मैंने क्या कहा, फोटोन जो होता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, फोटोन मूविंग स्ट्रेट लाइन। दूसरा, ये जो फोटोन होता है, अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है, ये लाइट की स्पीड है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जो आपका फोटोन होता है वो लाइट की स्पीड से मूव करता है, और लाइट की स्पीड भी कहाँ पे, वैक्यूम में। तो इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कितनी, 3 × 10⁸ है ना। ये कल भी मैंने बोला था, इसकी कलेक्शन कर लेना, जहाँ पे रेस पावर कितनी है, 8 है। ठीक है। अब एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी जो फोटोन की होती है उसका फार्मूला यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका फार्मूला क्या होता है, E = h ठीक है। अब यहाँ पे h क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है ये आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दूसरा न्यू, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी किसकी, फोटोन की। क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो एनर्जी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, E = h न्यू। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख रहे हो, h तो कांस्टेंट रहता है, तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की, उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होगी। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन की, उतनी कम एनर्जी होगी। समझ गए बात को। थर्ड देखते हैं, फोटोन हैज 0 रेस्ट मास। इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसका मतलब, मैं एक बार थोड़ा सा पेन को, हाँ ऐसे ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो मास का फार्मूला होता है वो होता है m = m0/√1 - v²/c²। अगर किसी को साउंड का इश्यू आएगा तो मुझे बता देना। m = m0/√1 - v²/c² होता है। यहाँ पे m क्या है आपका, रेस्ट मास। रेस्ट मास से क्या समझते हो आप, रेस्ट मास का मतलब जब कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो उसका मास कितना होगा, उसे हम बोलते हैं रेस्ट मास। मैंने आपको आइंस्टीन 11th क्लास में बताया था आइंस्टीन के बारे में, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो वहां पे मैंने आपको बताया था हर बॉडी का मास क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि उसकी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है उसका मास भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो कितनी वेलोसिटी हो और उसका कितना मास होगा, उसको कौन सा फॉर्मूला डिसाइड करेगा, ये फॉर्मूला डिसाइड करता है। तो कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, उसका मास का निकालने का फार्मूला क्या होता है, m = m0। ये m0 क्या है, रेस्ट मास। जब बॉडी रेस्ट में होगी यानी कि वेलोसिटी 0 होगी, उस समय उसका मास कितना होगा, 1 - v²/c² होता है। ठीक, अच्छा। अब आप वो पूछोगे सर ये रेस्ट मास कैसे, देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ जब वेलोसिटी 0 होगी तब m की वैल्यू कितनी हो जाती है, m0 कैसे, 1 - v²। v क्या है, कोई बॉडी की वेलोसिटी। तो उस समय जब बोल रहा हूँ जब वो रेस्ट में होगी यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की 0। नीचे क्या है, c²। c क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट।
तो ये वैल्यू कितनी हो जानी है आपकी 0। तो एम नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, √1 आ जाएगा। तो एम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, एम की वैल्यू आ जाएगी एम इक्वल टू एम नॉट। ये जो एम नॉट है इसको बात में याद रखना, ये कौन सा मास होता है आपका, रेस्ट मास होता है, पहली बात। ओके, आगे देखिए। अब यहां से हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो फोटोन होता है इसका क्या होता है, जीरो रेस्ट मास होता है। जीरो रेस्ट मास से क्या मतलब है, यहाँ पे ये कहेंगे हम, जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, आपका ये जो चार्ज है, ये सॉरी ये जो आपका फोटोन है, फोटोन की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी। उस समय जो आपका मास होगा वो देखते हैं जीरो रेस्ट मास कितना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, देखिए। तो m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर था। यहाँ पे v की जगह क्या ले लूंगा मैं, सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि v इक्वल टू क्या है आपका c, यानी कि जब फोटोन की स्पीड से चल रहा होता है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चल रहा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे भी सी स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाना, बचेगा क्या हमारे पास, एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1। तो दिस इंप्लाई m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, m नॉट अपॉन 0। इस 0 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज m नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जब आपका फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसका जो रेस्ट मास होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 0। इसी को कहते हैं हम जीरो रेस्ट मास। मैंने आपको बताया ना, वैक्यूम में फोटोन किस स्पीड से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो वैक्यूम में v की वैल्यू कितनी होगी, c होगी। इस c की वैल्यू को मैंने, इस v की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा और मुझे सीखने को क्या मिला, मुझे पता चला m नॉट यानी कि रेस्ट मास बॉडी का कितना, यानी कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है जब फोटोन मूव नहीं कर रहा होता उसका मास कितना होगा, 0 होगा, पहली बात। ओके, वापिस से आज फिर से इसका पेज मिस है, तो एक बार मैं आप यहाँ पे पेज को अपलोड कर लेता हूँ, एक सेकंड देना मुझे। ओके, तो ये बात मैंने जस्ट अभी आपको बताया। मैंने क्या बताया, सिंस v इज इक्वल टू सी, ये कब, इन वैक्यूम। वैक्यूम में v किसके बराबर हो जाता है, c के बराबर, तो m नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। m नॉट क्या आपका, याद रखना इसको रेस्ट मास बोलते हैं, रेस्ट मास। तो फोटोन का क्या होता है वैक्यूम में, रेस्ट मास 0 होता है। नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। एक एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हमने देखा, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो पता चल गया। दूसरा एक और हमने मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा हुआ था 11th में, जो कि क्या होता है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। और m का फार्मूला अभी हमने निकालना सीखा, क्या होता है, m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन का लिखने का। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। फोटोन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। देखिए फोटोन के पास एनर्जी होती है, अभी जस्ट मैंने अभी बताया, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये देखिए, ये देखो, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, अभी मैंने आपको बताया था। और साथ में एनर्जी कैरी करिए, साथ साथ में ये क्या कैरी करता है फोटोन, आपका मोमेंटम भी कैरी करता है। मोमेंटम भी कैरी करता है, तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फोटोन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों एनर्जी और मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात भी। अब ये जो लीनियर मोमेंटम होता है, इसको दिया कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है, आपको पता होगा। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन फोटोन की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी कौन सी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c। तो फोटोन के जो लीनियर मोमेंटम लिखने का फार्मूला क्या हो जाएगा, mc हो जाएगा। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc। अब दूसरी बात, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी कि म्यू इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, सी बाई लैम्डा के बराबर होता है। ये मैंने आपको 11th में भी आपको साउंड्स एंड वेव्स में बताया था फार्मूला। म्यू इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, सी बाई लैम्डा। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। क्या होती है आपकी, वेवलेंथ। जिसको नहीं पता लिख लेना। न्यू, न्यू क्या आपकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। समझ आ रही होगी बात। तो यहां से इस फॉर्मूले को यूज करके मैं सी की जगह देखो क्या रख सकता हूँ, न्यू किसके बराबर है, सी बाई लैम्डा। लैम्डा को इस तरफ भेज दो तो आपके पास सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी आपके पास हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा। तो सी की जगह मैं क्या रख दूंगा,
न्यू लैम्डा रख दूंगा तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम का दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, एम न्यू लैम्डा। ये फार्मूले आपको अरेंज करने आने चाहिए, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए। और एक मैंने आपको क्या बताया था, H2। बाकी ये फार्मूले तो आपको जनरली पता ही होने चाहिए फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, ओके, ये बात क्लियर होगी, एम न्यू लैम्डा। एक और देखते हैं यहाँ पे हम फार्मूला, यहाँ पे देखो एच न्यू बाई सी लिखा हुआ है, एक और लिखा हुआ है एच बाई लैम्डा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फार्मूले को आपने खुद अरेंज करना है। अगर नहीं हो पाएगा मैं आपको बता दूंगा, करना कुछ भी नहीं है, इस फार्मूले को एडजस्ट करना है और इन फार्मूले को एडजस्ट करना, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए जो मैं करवा ही देता हूँ, है ना, बाद में फिर बोलोगे समझ नहीं आई। देखो करना क्या है, P इज इक्वल टू क्या है, एम सी स्क्वायर है। P इक्वल टू क्या है आपका, एम सी है। मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर भी और नीचे भी C के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन सी। ये एम सी स्क्वायर क्या चीज है, ये एम सी स्क्वायर क्या चीज है, अभी मैंने बताया था, दिख रहा है, हाईलाइट कर रहा हूँ, एनर्जी। क्या है आपकी एनर्जी। तो हमारे पास एम सी स्क्वायर के जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ई रख सकता हूँ, अपॉन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ई क्या होता है, एच न्यू होता है, नीचे क्या आ जाएगा सी। देखिए एच न्यू बाई सी कैसे लिख दिया, पता चल गया। इसको देख लेना वापिस से, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद इसको कैसे लिख दिया, ये भी लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, देखो सी का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था अभी, मैंने बताया था सी किसके बराबर होता है, न्यू बाई लैम्डा। तो हमारे पास क्या चुका है, एच न्यू बाई सी, और सी का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू बाई लैम्डा। और न्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एच बाई लैम्डा आ जाएगा। किसी को अगर यहाँ पे अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, मैं वापस रिपीट कर दूंगा बाद में एंड में। फिलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखो, अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट आई है तो पूछ सकता है, कहाँ पे क्या हुआ नहीं पता चला तो पूछ लेना। तब तक मैं 8th पॉइंट पे चलता हूँ, 8th कैरेक्टरिस्टिक। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर, फोटोन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। 9th कैरेक्टरिस्टिक, दे कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय डिफरेंट नेचुरल प्रोसेस। इनको हम बना भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, किनको, फोटोन्स को। जनरली हम पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन फोटोन्स की बात करें, बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस है, उन नेचुरल प्रोसेस की मदद से हम फोटोन्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको थोड़े दिनों के बाद पता चल जाएगा, जैसे जैसे हम इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि इनको बनाना पड़ता है हमें बहुत सारे केसेस में। लास्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, सो स्पीड ऑफ फोटोन आल्सो चेंजेस विद चेंज इन मीडियम। आपको पता होगा, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के भी आए और यहाँ पे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहाँ पे, ऑप्टिक्स चैप्टर में। जैसे जैसे स्पीड अगर एयर में बात करनी, यानी कि वैक्यूम में बात करनी हो, तो स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸। अगर यही लाइट आपकी ग्लास के अंदर मूव करने लगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही लाइट अगर पानी के अंदर मूव करना शुरू कर देंगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यही लाइट अगर सॉलिड चीज में, यानी कि आपकी दीवार होगी, जो आपकी घरों में वॉल्स लगी हुई, उसके अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी। अल्टीमेटली बता क्या रहा हूं मैं तुम लोगों को, जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है उसी तरह से आपकी स्पीड जो होती है लाइट की, वो भी क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है। अगर स्पीड आपकी लाइट की चेंज हो रही है, उसी तरह से आपकी फोटोन की भी स्पीड क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। कहाँ पे, डिफरेंट मीडियम में। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ फोटोन आल्सो चेंजेस। क्लियर हुई बात की। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है भाई, इसको समझते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, नाम से एक है फोटो, नाम देखो इसका, नाम से पता चल रहा है फोटो, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रिक, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी। और जहाँ पे फोटो, फोटो का मतलब क्या है, एनर्जी। क्या है आपका, एनर्जी। एनर्जी क्या, लाइट भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, फोटोन्स, बेसिकली लाइट एनर्जी को हम ज्यादातर बोलते हैं। तो फोटो का मतलब लाइट एनर्जी। अच्छा, होता क्या है,
मान लीजिए आपके पास जहां पे कुछ सरफेस है, कोई भी मेटल, आपके पास कोई भी मेटल है, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस ये वाला। अब यहाँ पे इस मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन आके गिरी, कौन सी रेडिएशन? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके गिरी लाइट एनर्जी, ये भी तो रेडिएशन है, लाइट एनर्जी भी क्या है? रेडिएशन। अच्छा, जैसे यहाँ पे लाइट एनर्जी आके फॉल करेगी इस सरफेस के ऊपर, तो होता क्या है, इस सरफेस के भी, ये जो मेटल बना हुआ किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर एनर्जी गिरेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये बातें सभी को पता होंगी, नहीं पता एक बार मैं बता देता हूँ, मैंने शायद आपको बताया भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये न्यूक्लियस, ये इसके अराउंड क्या है? ऑर्बिट। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे ही भाई यहाँ पे होती क्या कहानी, क्या चलती है, आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस की वजह बीच में क्या होती है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ आ रही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, जैसे जैसे ये इधर इस वाले इलेक्ट्रॉन, जितने भी इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सभी की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इधर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सभी की एनर्जी सेम होती है, इधर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी भी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। अगर जैसे जैसे हम बाहर की तरफ चलते जाते हैं, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इन ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे पहली जो ऑर्बिट है, मान लीजिए इसकी एनर्जी कितनी है? 5। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। दूसरी ऑर्बिट जो है इसकी मान लीजिए एनर्जी कितनी होगी? 10। इसकी एनर्जी कितनी होगी? 15। ऐसी एक और ऑर्बिट होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी? 20। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर जाते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं याद है तो मैं फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, एटम्स एंड न्यूक्लियस चैप्टर में। ओके, आगे देखते हैं। मैंने आपको सिंपल सी बात कही, जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो, आपकी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। भाई अगर देखो, मैं यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे। ये देखिए एक ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। अब यहाँ से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आना होगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री में जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आना होगा तो क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी कम है, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर तभी आ सकते हैं, इसके घर में तभी आ सकते हैं अगर ये अपनी एनर्जी को क्या कर दे? लूज करते। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है तो बाहर वाली ऑर्बिट से अंदर वाली ऑर्बिट में आ जाता है जंप करके। लेकिन अगर अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जाना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को गेन करना होगा। इधर कितनी है? मान लो 10 और इधर एनर्जी कितनी है? 15। तो इसको इस इलेक्ट्रॉन को 5 एनर्जी गेन करनी होगी कोई भी तरीके से, वो हमें नहीं पता किस तरीके से गेन करे। अगर इसको अंदर से बाहर जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 5 एनर्जी गेन करेगा तो इसके पास 15 एनर्जी होगी। 15 एनर्जी जब होगी तभी इसके घर में जा सकता है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे इसके पास कितनी है? 10 है और इसके पास कितनी है? 5। इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जांपल देके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके, जहां पे इसके पास इस ऑर्बिट में 10 एनर्जी है और इस ऑर्बिट में कितनी है? 5। तो इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर वाली ऑर्बिट में जाना है तो इसको पहले 5 एनर्जी को लूज करना होगा, उसके बाद ही इस ऑर्बिट में जा सकता है। अल्टीमेटली मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, थोड़ी सी केमिस्ट्री होगी, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब ये आपका एक एटम है, कोई भी एटम हो सकता है, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट। बहुत सारे एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। ओके, वो जो कंपाउंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फिर कंपाउंड मिलके है ना, क्या बन आपका पूरा का पूरा मेटल सरफेस बन गया। तो हमारे पास एक मेटल सरफेस था, जैसे इसके ऊपर आपके एक एनर्जी गिरी, एक रेडिएशन गिरी। रेडिएशन गिरने का मतलब क्या हो रहा है? इसके पास क्या होगी? एनर्जी होगी। रेडिएशन के पास क्या होगी? एनर्जी होगी। ये एनर्जी इधर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली, तुम ही लोग मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? तो मैंने जस्ट अभी बताया, बाहर वाली ऑर्बिट्स में क्या होती है? एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? एनर्जी को गेन कर लेगा। एनर्जी गेन कर ली तो ये इस तरफ तो नहीं जा सकता, अंदर वाली ऑर्बिट में तो नहीं जा सकेगा, ये कोशिश करेगा मैं ऊपर वाली ऑर्बिट में जाऊं। ऊपर तो कोई ऑर्बिट है नहीं, तो ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्या जाता है? एटम से बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर कैसे निकल जाता है? ये आपको फैक्ट पता चल गया, क्योंकि जैसे कोई रेडिएशन इसके ऊपर आके गिरती है, उसके पास एनर्जी होती है,
एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। जैसे एनर्जी को गेन किया तो ये बाहर वाली ऑर्बिट में जाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन बाहर ऑर्बिट नहीं होगी अगर, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। यहाँ पे मैं वही बात आपको सिखा रहा था, ये आपका एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर आके लाइट फॉल करी, ये क्या थी, एक किस्म की रेडिएशन थी। जैसे ही ये रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करी तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की होगी और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर किस कारण आया, क्योंकि इसके ऊपर क्या गिरा है, फोटोन गिरा है। क्या गिरी है, लाइट बीम गिरी है, जिसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी इस लाइट की एक पर्टिकुलर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। उसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करा, इमिट कर गया, कहां से, मेटल सरफेस से। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक फिनोमिना है। क्या है, फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला ना, इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से निकला, फोटोन की वजह से निकला। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो क्या कह रहा हूं मैं, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, कब, when light beam of suitable frequency, जब एक लाइट बीम गिरती है उसके ऊपर, कैसी, suitable frequency की, इस इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ये फोटोन के गिरने के कारण आपका एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, द इलेक्ट्रॉन एमिटेड ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात को याद रखना, करंट कब बनता है, करंट तभी बनेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करना लगेगा, मूव करना शुरू कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करना शुरू कर देता है, जब वो मोशन में आ जाता है, तो उसके कारण आपका क्या बनना शुरू हो जाता है, करंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब तो ये जो करंट बनेगा, अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, बाहर निकल चुका है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा तो इसके कारण क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो यहाँ पे हमारा करंट देखने को मिल रहा है। ये करंट किसके कारण बना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण बना। तो इस करंट को हम नाम दे देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल देते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट है, मैं वापिस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तब तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करती है मेटल सरफेस के ऊपर, उसके कारण एक आपका फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सभी को बातें समझ आ गई होंगी। आगे कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन सारी बातों को समझ के कल हम ये वाला एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही ये आपकी डायग्राम आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन इसके बेस के ऊपर जो मैं बातें समझाऊंगा ना, इससे पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधी लाइंस को गो थ्रू करूंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा। लेकिन आने वाले जो 2 लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अच्छे से। किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है। आज का लेक्चर बाय द वे मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने एक बार यहाँ पे बताई हुई है। वर्क फंक्शन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो जस्ट अभी मैं बता के आया आपको। दूसरा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन याद करो मैंने क्या बताया था, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब चाहिए होती है कोई भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। याद करो जब मैंने वो बताया था चार्जेस कैसे आते हैं 2 बॉडीज के ऊपर, जब वहां पे मैंने वर्क फंक्शन सिखाया था आपको। तो वर्क फंक्शन सिंपल सी बात, कोई भी एटम, जैसे अभी मैं अभी बता रहा था आपको डायग्राम की मदद से, ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अगर आपको बाहर निकालना है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को 5 एनर्जी चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर आप इसको 4.9 4.9 एनर्जी इसको दोगे
तब भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसको अगर 5 एनर्जी मिलेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर आप इसको 6 एनर्जी भी दे दोगे तब भी ये बाहर निकल जाएगा। अगर इसको आप 7 एनर्जी दे दोगे तब भी ये बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसको 50 एनर्जी दे दोगे तब भी ये बाहर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपनी ऑर्बिट से? उस एनर्जी को मैं क्या बोल रहा हूँ? उस एनर्जी को बोल रहा हूँ मैं वर्क फंक्शन। मतलब कि उतने काम को मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्क फंक्शन बोल रहा हूँ। समझ आ रही होगी बात? अच्छा, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। समझ के बात को? और वर्क फंक्शन का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू जस्ट अभी मैंने E इक्वल टू एच न्यू बताया था, ये वही है, एनर्जी का फार्मूला है। पर यहाँ पे मैं इसके साथ क्या लगा रहा हूँ? नॉट लगा रहा हूँ। नॉट का मतलब, नॉट यहाँ पे हमें बता रहा है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको आने वाले लेक्चर में पता चलेगा। सिंपल सी यहाँ पे थ्रेशोल्ड का मतलब ये समझ लो कि एनर्जी जो चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ओके, कुछ टर्म्स और भी है यहाँ पे, वो भी देख लो एक बार। ये देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आपके पास जितने भी मेटल्स है, जितने भी कंडक्टर्स हैं, वो क्या होता है? लूजली बाउंड होते हैं। वो क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते रहते हैं उस कंडक्टर के अंदर। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो आपको समझ आ रही होगी, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया। लेक्चर नंबर 1 आपने कल देखा होगा, लेक्चर नंबर 2 आज देखना, आपने सभी ने देखना है। साथ साथ में कॉपी मेंटेन करनी है। पीडीएफ फाइल्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी है, तो कंटिन्यूसली आप देखते रहो लेक्चर्स को, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, तो मैंने क्या बोला? इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, जो बाहर वाले शेल्स में होते हैं वो कैसे होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं टू द एटम, हेंस दे आर फ्री टू मूव इजिली। इसलिए वो क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते रहते हैं विद इन द मेटल सरफेस, बट कैन नॉट लीव द मेटल सरफेस। पर वो मेटल सरफेस को छोड़ नहीं सकते। वहां पे फ्रीली मूव करते रहते हैं पर मेटल सरफेस को छोड़ नहीं सकते। उन सच इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सिंपल सी बात कही, आपका कोई भी एटम है, बाहर वाली ऑर्बिट, जो लास्ट वाली ऑर्बिट होती है, यानी कि आउटर शेल होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं इस एटम के साथ। लूजली बाउंड होते हैं तो ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बाहर अपनी मर्जी से आ जाएंगे। जब तक इनको बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा तब तक ये बाहर नहीं आते। तो ये लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए फ्रीली मूव करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दूसरी टर्म है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन जस्ट अभी बताइए, द फिनोमिना ऑफ एमिशन, यानी कि सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। आज के लिए मैं इतना ही करूंगा। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे 4 मार्क्स का। यहाँ इस चैप्टर से मैं आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? किसी को कोई डाउट है वो डाउट ले सकता है, अदरवाइज मैं यहाँ तक ही आज रखूंगा।